ये टेबल देखो, इसमें ऑलमोस्ट हर मिड साइज एसयूवी का नाम लिखा है। अब इन ऊपर की 6 एसयूवी की सेल्स फिगर्स देखो। क्रेटा की इस क्वार्टर में भी सबसे ज्यादा यूनिट्स बिकी हैं, यानी अभी भी ये गाड़ी सबसे ऊपर है। विक्टोरिस शायद क्रेटा को जल्दी पीछे कर देगी। सेल्टोस का कमबैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है और सिएरा की भी 20,000 से ज्यादा यूनिट बिक गई हैं इन 3 महीनों के अंदर। लेकिन जैसे ही आप इन 6 गाड़ियों से नीचे आते हो, आपको दिखाई देता है एक बड़ा फर्क। इस क्वार्टर में 7th नंबर पर आई है रेनो की डस्टर, जिसकी सेल्स 4600 यूनिट्स के आसपास की हुई है सिर्फ, और उसके बाद की गाड़ियां भी आप देख सकते हो। इन ऊपर की 6 गाड़ियों और नीचे की 5-6 गाड़ियों के बीच में जो सेल्स का गैप है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। तो क्या नीचे की ये गाड़ियां ऊपर वाली इन गाड़ियों से क्वालिटी या फिर बाकी मामलों में पीछे हैं? सबके लिए तो मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं, और स्पेशली अगर मैं डस्टर की बात करूं तो इसका उल्टा है एक्चुअली। डस्टर ज्यादातर टॉप सेलिंग कार से कई मामलों में अच्छी निकल कर आती है, लेकिन शायद ये सबके लिए नहीं है। और जिन लोगों को ये बहुत ज्यादा पसंद आ सकती है, जिनके लिए सबसे ज्यादा काम की है डस्टर, उन तक शायद रेनो अभी पहुंच नहीं पाई है। मैंने 1.3 टर्बो डीसीटी वर्जन को मीडिया ड्राइव में चलाया है, 1 लीटर मैनुअल को एक अलग मीडिया ड्राइव में चलाया है जहां पर हम गुड़गांव से नीमराना की तरफ गए थे, और एक 1.3 लीटर मैनुअल को मैंने 8 से 10 दिन घर पे रखा है, जिसको मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ पहाड़ों पर लेके गया था। यानी मैंने हर पॉसिबल पावर ट्रेन को बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से डिकोड कर लिया है। इसीलिए आज आप डस्टर को उस तरीके से समझोगे जिस तरीके से आपने अभी तक नहीं समझा है, और आज आप एक्चुअली में ये भी समझ पाओगे कि क्या ये गाड़ी एग्जैक्टली आपके लिए है या फिर नहीं। इसीलिए पूरी वीडियो देखना, कहीं से भी स्किप मत करना। सबसे पहले हम 1 लीटर MPFI टर्बो इंजन की बात कर लेते हैं। डस्टर का जो वजन है ना वो 1350 से 1400 किलो के आसपास है, यानी कि ये गाड़ी अच्छी खासी भारी है, इवन अपने सेगमेंट के हिसाब से भी देखें तो। और इसमें सिर्फ 1 लीटर का MPFI इंजन देना एक ये सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या ये छोटा इंजन इतनी भारी गाड़ी के लिए काफी है, क्योंकि ये इंजन ऑन पेपर पावर भी सिर्फ 100 bhp की बनाता है, यानी कि ये नेचुरली एस्पिरेटेड वाली जो गाड़ियां हैं इस कैटेगरी के अंदर उनसे भी कम है। लेकिन जो इस गाड़ी का टॉर्क है वो 166 Nm है, जो कि इस पूरी कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा है। रेनो का मानना ये है कि ये इंजन सिर्फ एडुकेट ही नहीं है, बल्कि इस सेगमेंट के अंदर जो भी नेचुरली एस्पिरेटेड 1.5 लीटर वाली गाड़ियां हैं उनसे ये कुछ मामलों में बेटर है। अब कितना बेटर है या फिर कितना नहीं है, उसका POV मैं आपको बस थोड़ी सी देर में देता हूं, पर उससे पहले ये 2 चार्ट्स को देखो जो रेनो ने हमें दिखाए थे 1 लीटर की ड्राइव से पहले अपना पॉइंट रखने के लिए। पहला चार्ट दिखाता है इस गाड़ी का पावर बैंड थ्रू आउट द रेव रेंज, और इसमें यहाँ पर इन्होंने कंपीटिंग कार का पावर बैंड भी दिखाया है, जो मेरे हिसाब से सिएरा है, क्योंकि ये 104 bhp की पावर बनती है अगर हम इस किलोवाट को कन्वर्ट करते हैं तो। दूसरा चार्ट हमें टॉर्क बैंड का दिखाई देता है, जो कि रेव रेंज पे कैसा परफॉर्म करती है गाड़ी उसको दिखाता है, और यहाँ पर भी जो कंपीटिंग कार है वो सेम ही गाड़ी है। अब इस पावर चार्ट के थ्रू रेनो ये कहना चाहती है कि बेशक कंपीटिंग कार जो है उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा चली जाती है, लेकिन हमारी गाड़ी की जो पीक पावर है वो रेव बैंड में पहले आ जाती है। और टॉर्क के मामले में उनका चार्ट ये दिखाता है कि जो कंपीटिंग कार है उसका टॉर्क डस्टर से काफी कम है, और उस गाड़ी का पीक टॉर्क 4500 RPM पे आता है, जबकि इनकी गाड़ी का सिर्फ 2000 RPM के आसपास। पावर वाले चार्ट में उन्होंने ये भी बोला है कि उनकी गाड़ी काफी ज्यादा स्मूथ एक्सेलरेट करती है, लेकिन अगर मैं रियल वर्ल्ड कंडीशन की बात बोलूं तो मीडिया ड्राइव में इस गाड़ी को चलाने के बाद मुझे ये लगा है कि कुछ चीजें ब्रांड के क्लेम से थोड़ी सी अलग जा रही हैं। जैसे अगर आप इस गाड़ी को लोअर स्पीड्स पे रखते हुए हायर गियर पे चला रहे हो और अगर आपको फिर से पिकअप करना है तो आपको गियर डाउन करना ही होगा। रेनो का बेशक ये कहना है कि उनकी गाड़ी 3rd गियर पे 20 km/h की स्पीड पे चल सकती है और वहां से उठ भी सकती है, और ये स्मूथ सरफेस पे हो भी सकता है। अगर सरफेस सीधा हो तो मैं ये मानता हूँ कि हो सकता है, लेकिन जो पेस है वो उस तरीके का नहीं है जितना आपको एक बड़े इंजन से मिल सकता है। एक चीज समझो यार, ये जो 1 लीटर का MPFI टर्बो इंजन है ना, ये 1 लीटर के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन जैसा ही बिहेव करेगा जब तक ये टर्बो की रेंज में नहीं आ जाता, और ये गाड़ी ठीक ठाक भारी भी है। इसीलिए इस गाड़ी को 4th गियर से भी 50 की स्पीड पे उठाने पर आपको थोड़ा बहुत लैग देखने को मिलता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 1000 RPM है, ये 1.5 है, ये 2 है और ये 2.5 है। अब आप देखना, अगर मैं अब ये 52 की स्पीड पे चल रही है और मैं 4th गियर पे हूँ। यूजुअली अगर 4th गियर पे कोई और गाड़ी होगी ना 52 की स्पीड पे, वो आराम से पिकअप कर लेगी। 4th गियर पे 52 की अगर स्पीड है तो गाड़ी को ठीक ठाक ट्रैक्शन मिल जाता है। लेकिन आप यहाँ पर देखना, मैं पंजा पूरी तरीके से दबा चुका हूँ और यहाँ पे स्पीड देखो आप। मतलब गाड़ी को ना बहुत अच्छा खासा टाइम लगा है 52 से 80 की स्पीड पर आने में। वहीं लोअर एंड पर एक 1.5 लीटर का वीटेक इंजन होंडा सिटी में एक हल्की सी इंक्लाइन के बावजूद भी 20 की स्पीड पर 4th गियर पर भी खींचना चालू कर देता है। यानी कि अगेन वही बात है कि अगर इस इंजन के साथ आप स्लोअर स्पीड्स पे हायर गियर पे हो और अगर आपको अपनी ही लेन में फिर से उठानी है गाड़ी या फिर किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है तो आपको गियर डाउन करना पड़ेगा। यानी लोअर स्पीड्स पर आपको इसके गियर बॉक्स के साथ थोड़ा बहुत खेलना पड़ेगा। लेकिन अदर देन दिस सिनेरियो इंजन बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में काफी अच्छा फील होता है, जो कि मेरे लिए सरप्राइजिंग बात है।
क्योंकि कायदे से इतनी भारी कार में छोटे इंजन की वजह से स्टैंड स्टिल से पिकअप करते वक्त स्टॉल होने के चांसेस बढ़ने चाहिए। लेकिन मेरे साथ एक भी बार ऐसा नहीं हुआ मेरी 200 किलोमीटर की मीटर ड्राइव के अंदर, जबकि नीम राणा फोर्ट के लिए थोड़ी सी चढ़ाई भी है जो कि हमने करी थी। और ऐसा इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि रेनो ने इस गाड़ी की जो ट्यूनिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से करी है। जैसे ही आप खड़ी गाड़ी में गियर डालकर क्लच दबाते हो, इस गाड़ी की जो आरपीएम है वो थोड़ी सी अपने आप ही बढ़ जाती है कुछ करे बिना ही, जो कि आपके थ्रॉटल इनपुट को सपोर्ट करती है और गाड़ी को कभी भी स्टॉल नहीं होने देती। इस गाड़ी का जो क्लच है वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और प्रोग्रेसिव है, यानी इस गाड़ी के बंद होने के चांसेस और भी थोड़े से कम हो जाते हैं। इवन तो इस गाड़ी का जो टर्बो इंजन है वो काइगर वाला ही है, लेकिन फिर भी रेनो का ये कहना है कि इसकी जो ट्यूनिंग है वो बहुत ज़्यादा अलग है, इसके गियर रेशियोज अलग हैं और इसके अंदर कुछ मेजर कंपोनेंट्स को भी बदला गया है। जैसे कि इस गाड़ी के अंदर डुअल मास फ्लाई व्हील मिलता है, जबकि जो मैनुअल कार्स होती है ना उनके अंदर मैंने ऐसा कम देखा है कि डुअल मास फ्लाई व्हील दिया गया हो। इवन काइगर के अंदर भी नहीं है। अब ये वाली जो जानकारी है डस्टर के बारे में मेरे ख्याल में आपको किसी ने बताई नहीं होगी, तो अगर आपके टाइम में मेरी इस इन्फॉर्मेशन की वजह से कुछ भी वैल्यू ऐड हुई हो तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। 1 मिलियन से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, शायद हम कर लें कुछ टाइम में, लेकिन आपका सपोर्ट चाहिए। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, हमें ऐसी मोटिवेशन मिलती रहेगी तो मैं बढ़िया वीडियोस बनाता रहूँगा। इस गाड़ी के पहले गियर का रेशियो 4.09 का है, वहीं पर जो क्रेटा है उसका है 3.88 का। क्रेटा एनए पेट्रोल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। यानी कहने का मतलब ये है कि डस्टर के पहले गियर का साइज काफ़ी ज़्यादा बड़ा है इस छोटे इंजन के लोअर एंड पे जो कम टॉर्क मिलता है उसको सपोर्ट करने के लिए। इवन जो सेकंड गियर का रेशियो है ना वो भी क्रेटा से बड़ा है। इन रीजंस की वजह से ये गाड़ी सिटी ट्रैफिक के अंदर स्टॉप एंड गो कंडीशंस में अच्छा खासा फील करवाती है आपको। पहले दूसरे गियर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है और ऐसे ही अच्छा आपको फील करवाती है ये गाड़ी हायर आरपीएम्स पर। जब एक बार इस गाड़ी का टर्बो स्पूल अप हो जाता है ना तो ये गाड़ी अपना असली रंग दिखाती है। इस गाड़ी को जब आप हाईवे पे लेके जाते हो 2000 आरपीएम के ऊपर क्रूज कर रहे होते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर 1 लीटर का MPFI टर्बो इंजन मिल रहा है। गाड़ी में डेफिनेटली टर्बो लैग है और ठीक ठाक फील भी होता है वो, लेकिन टर्बो रेंज में आने के बाद ही आपको जो झटका लगता है ना, जो टर्बो किक मिलती है वो आपके ड्राइव के अंदर फन ऐड कर देती है। गाड़ी बहुत ज़्यादा अलाइव फील होने लगती है। एक्चुअली मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि अगर हाईवेज पर थोड़ी सी तेज़ गाड़ियों को ओवरटेक करना है या फिर स्पिरिटेड ड्राइविंग करनी है तो ये किसी भी 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से ज़्यादा बेटर है। मैं इस गाड़ी को हाईवे पर ज़्यादा प्रेफर करूँगा। इवन तो इस गाड़ी की जो 0 to 100 टाइमिंग है वो होंडा एलिवेट से थोड़ी सी पीछे है, लेकिन बाकी की जो नेचुरली एस्पिरेटेड गाड़ियाँ हैं उनमें से ज़्यादातर से ये ऊपर है। आप यहाँ पर चार्ट देख सकते हो जिसमें हमने कई अलग अलग मीडिया हाउसेस के 0 to 100 का मीन निकालकर एक एवरेज नंबर निकाला है। तो ब्रांड के क्लेम से थोड़ा सा अलग मैं ये बोलना चाहूंगा कि ये पावर लीनियर तो नहीं लगी मुझे, लेकिन काफी ज्यादा ड्रामेटिक लगती है अगर आप पंजा तेज पुश करते हो और थोड़े से गियर डाउन करते हो तो। डस्टर 1 लीटर वैसे इस सेगमेंट के अंदर यानी कि सी सेगमेंट के अंदर एक यूनिक पोजीशनिंग अपनी माइलेज की वजह से बनती है। माना कि इस गाड़ी के अंदर जो थोड़ा सा लोअर मिड रेंज है वो हल्का पड़ता है, लेकिन उसको आप ट्रेड करते हो एक अच्छी माइलेज के साथ। इस गाड़ी की जो माइलेज है ना वो आपको 12 से 13 की मिल सकती है सिटी के अंदर, मेरे को ऐसा लगता है। और जिस तरीके से मैंने इस गाड़ी को गुड़गांव से नीमराना और फिर बैक करा था, मतलब वहां से वापस आया था, वो हाईवे पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, खराब पैचेस थे और मैंने कई जगह पर गाड़ी खड़ी करके भी शूट करा था, तो उसके बावजूद भी इस गाड़ी ने 13.5 से 14 किलोमीटर की माइलेज मेरे को दी थी। तो मेरा एस्टिमेट ये है कि ये गाड़ी आपको हाईवे पर बहुत अच्छी माइलेज निकाल कर दे सकती है, 17 से 18 के बीच में भी दे सकती है। वहीं पर जो ज्यादातर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन हैं 1.5 लीटर वाले, वो दिल्ली के अंदर 9 से 10 की माइलेज ही निकाल कर दे पाते हैं, वो भी टॉप एंड बता रहा हूँ मैं। और हाईवेज पर भी 15 से 16 किलोमीटर की माइलेज ही रहती है 120 की स्पीड पर आप जब चलाते हो उनको, तो क्योंकि उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है टर्बो इंजन के मुकाबले ऑन हाईवेज। ये एक 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसकी जो आवाज है ना वो काफी ज्यादा स्पोर्टी फील होती है, जो कि स्पिरिटेड ड्राइविंग के अंदर ऐड करती है। लेकिन जब एसी चालू होता है और जब गाड़ी खड़ी होती है ना तो इस इंजन के अंदर वाइब्रेशन भी अच्छी खासी होती है। अगर आप हुड खोल के देखोगे तो आपको ये इंजन अच्छा खासा हिलता हुआ फील होगा। वो वाइब्रेशंस अंदर उतनी ज़्यादा ट्रांसलेट नहीं होती है, लेकिन फिर भी फील होती है। और 3 सिलेंडर वाले इंजन के साथ मैंने ये देखा है कि एक टाइम के बाद, मतलब 40-50 हज़ार किलोमीटर के बाद ना उनमें वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ में कम बढ़ती है, कुछ में ज़्यादा बढ़ती है। ये देखना होगा कि डस्टर में कैसा होता है, लेकिन ये बढ़ेगी ऐसा मुझे लगता है। ऑल्सो मुझे ऐसा भी लगता है कि जब आप इस गाड़ी को पहाड़ों पर लेके जाओगे तब आपको इस गाड़ी के गियर्स के साथ थोड़ा ज़्यादा खेलना पड़ेगा। इवन इस गाड़ी के पहले दूसरे गियर काफी ज्यादा बड़े रखे गए हैं, लेकिन फिर भी जो इंजन का छोटा साइज है ना वो आपको पहाड़ों पर गाड़ी को खींचते वक्त फील होगा। लेकिन ये चीज आपको इसके बड़े भाई यानी कि 1.3 लीटर टर्बो के अंदर कोई खासी फील नहीं होने वाली है, क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील करा है और तभी मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो 1.3 GDI टर्बो इंजन है उसका मैनुअल वर्जन में उत्तराखंड लेके गया था अपनी पूरी 5 लोगों की फैमिली के साथ और उनके पूरे के पूरे लगेज के साथ, ताकि इस गाड़ी के इंजन को, इसके गियर बॉक्स को और इसके अंदर जो स्पेस मिलता है उसको ठीक से समझ सकूं। क्योंकि मैंने DCT पहले चलाई थी और उससे मैं अच्छा खासा इंप्रेस था, लेकिन हम उस टाइम पर 2 ही लोग थे, मैं और मेरा DOP। तो इस गाड़ी को चलाकर मैं ये समझाऊं कि ये जो 1.3 टर्बो इंजन है ना ये जेम है।
हाँ, इसमें भी टर्बो लैग आपको मिलता है, थोड़ा सा लो एंड ग्रंट थोड़ा सा कम लगता है, लेकिन ये मैनेजेबल है, आपको बहुत ज़्यादा गियर नहीं बदलने पड़ते हैं। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मेरे साथ 4 एडल्ट्स थे और उनका बहुत सारा सामान था। इस इंजन के साथ आप सबसे ज़्यादा सरप्राइज तब होते हो जब आप इस गाड़ी को हाईवे पे लेके जाते हो। ठीक है, 1 लीटर वाला इंजन भी अच्छा परफॉर्म करता है हाईवे पर, लेकिन ये जो इंजन है इसके मुकाबले में वो भी कुछ नहीं है। 5 लोग फुल लगेज के साथ जैसे ही मैं हाईवे पे चढ़ा, मैं कब 140 पे पहुंच गया मुझे पता ही नहीं चला। 120 की अपर लिमिट है, इसलिए मुझे अपनी स्पीड कम भी करनी पड़ी, लेकिन मैं 140 पे इसलिए पहुंचा, गलती से इसलिए पहुंच गया क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि ये गाड़ी इतना एफर्टलेसली स्पीड्स को गेन कर लेगी। भाई पता ही नहीं चलता है कब आप 120 130 पे पहुंच जाते हो, और उसका रीज़न सिर्फ ये इसका अच्छी खासी अपर मिड रेंज वाला इंजन ही नहीं है, बल्कि ये फैक्ट भी है कि इसका इंजन 3 से 3,500 आरपीएम पे जाने के बावजूद भी फील ही नहीं कराता है कि वो इतनी आरपीएम्स पे है। ऐसा लगता है कि आप 1800-2000 आरपीएम पे चला रहे हो। ऐसा फील होता है कि ये इंजन बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, क्योंकि गाड़ी के अंदर कोई खासी आवाज़ आती ही नहीं है, ना आवाज़ आती है ना कोई वाइब्रेशन आती है। इंजन स्ट्रेस में लगता ही नहीं है। और हम इंसानों को कई सालों से ये आदत है कि इंजन तभी तेज चल रहा होगा जब वो ज़्यादा मेहनत कर रहा होगा, जब उसकी मेहनत दिख रही होगी, हमें फील हो रही होगी। लेकिन अगर इसके अंदर फील नहीं होगी तो आपको ये आइडिया ठीक से नहीं लगेगा कि इंजन एक्चुअली में कितनी मेहनत कर रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी में हाईवेज पर इतनी ज़्यादा स्पीड्स इसलिए भी पता नहीं लगती हैं क्योंकि इसके जो सस्पेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। 5 लोगों के साथ भी इस गाड़ी के अंदर कोई मोशन ट्रांसलेट ही नहीं होता है, मतलब किसी भी तरीके का, मतलब कोई एक्सपेंशन जॉइंट्स आ रहे हैं या फिर अंडुलेशंस आ रहे हैं। ऑलमोस्ट हर कंडीशन में ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बनी रहती है। जो कॉन्फिडेंस इतने सारे लोगों के साथ ये गाड़ी मुझे दे रही है ना, वो बहुत कम एसयूवीज दे सकती हैं। हाँ, कुशाक वगैरह भी अपने स्टिफ सस्पेंशन के साथ अच्छा खासा कॉन्फिडेंस दे सकती है, लेकिन उस गाड़ी के अंदर मुझे ये भी लगता है कि जो रोड का एंडुलेशन है या फिर एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह हैं, उनका सबका मोशन गाड़ी के अंदर भी आता है। फ्लोटी या फिर बाउंसी एहसास तो नहीं है, लेकिन उसकी स्टिफनेस आपको स्पीड का अंदाज जरूर करवाती रहती है, क्योंकि वो एंडुलेशंस पे स्टिफनेस की वजह से हिलती है। लेकिन डस्टर आपको बाहर की आवाज़ों से, रोड की अनइवननेस से, इवन गाड़ी अपनी खुद की स्पीड से भी आपको आइसोलेट रखती है। कमाल की डैम्पिंग है इस कार में और कमाल के एनवीएच लेवल्स हैं। जिन स्पीड्स को ये आपको फील भी नहीं कराती है, उस पर होंडा के इंजन चीखने लगते हैं, मारुति में जान खत्म हो जाती है, और सेल्टोस और ग्रैंड विटारा जैसी गाड़ियों के सस्पेंशन आपको बॉडी मोशन फील करवाते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसके सस्पेंशन परफेक्ट हैं। इसके साथ मुझे ये दिक्कत लगती है कि जब आप अकेले चलते हो तो ये थोड़े से आपको स्टिफ लगते हैं। मोस्ट सिचुएशंस में नहीं लगते हैं, लेकिन जब वो छोटे वाले और ऊंचे वाले स्पीड ब्रेकर आते हैं और जब शार्प खड्डे आते हैं तब इसके अंदर से थर्ड की साउंड आती है। वहीं पर सेल्टोस, एलिवेट और सियरा जैसी गाड़ियां वहां पर फ्लोट करके निकलती हैं। लेकिन मैं इस ट्रेड ऑफ के लिए एनी डे रेडी हूँ। झटके जो लगते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, आप वहाँ पर थोड़ी बहुत स्पीड कम कर सकते हो, लेकिन जो हाईवे की परफॉर्मेंस है वो इसको मैच करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ही पहाड़ों पर पेट्रोल इंजन वाला ट्रेड ऑफ भी थोड़ा बहुत इसके अंदर है। तो ये रही सारी की सारी इंजन और सस्पेंशन की बातें। इसके डीसीटी के बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो के अंदर बता चुका हूँ, और इसके बारे में अगर मैं आपको दोबारा बताऊँ तो वो भी मुझे काफ़ी सही लगा था। अब हम एलिफेंट इन द रूम की बात करते हैं, यानी कि स्पेस की। इस गाड़ी की मीडिया ड्राइव पर मैं और मेरा डीओपी गए थे, लेकिन इस बार मेरी पूरी की पूरी फैमिली थी और उनका सामान था, जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और इस गाड़ी के बड़े बूट में हम सब लोगों का सामान बहुत ही ज़्यादा आराम से आ गया। मैं अनफॉर्चुनेटली हमारे सामान की फोटो लेना भूल गया, कितना सामान था और कितने आराम से आया था। लेकिन आप अंदाजा लगा लो कि 4 दिन का ट्रिप था और 5 लोग थे, कितना सामान होगा हमारा। लेकिन इसके अंदर वो सारे के सारे लगेज बैग्स बहुत ज़्यादा आराम से आ गए, और प्रेडिक्टेबल भी था इसके अंदर आना सामान आराम से, क्योंकि इसका जो बूट है वो अपने सेगमेंट के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा है अगर आप पार्सल ट्रे तक देखो तो। लेकिन इसकी वजह से डस्टर ने रेयर सीटिंग स्पेस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ किया था, और इसे लेकर लोगों के मन में एक डर भी है कि भैया अगर रेयर सीटिंग स्पेस नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी में तो क्या इसको लेना समझदारी है। देखो, मैं हमारा सिनेरियो समझाता हूँ। पिछली सीट पर 3 फीमेल हैं और मेरे ठीक पीछे वाली सीट पर आपको उतना ज़्यादा लेग रूम नहीं लग रहा होगा, लेकिन मेरी मदर के लिए ये इनफ लेग रूम है। ऐसे ही मेरे फादर भी पीछे बैठे थे जिनकी हाइट 5'8" है, लेकिन किसी ने भी लेग रूम को लेकर शिकायत नहीं करी। इस गाड़ी की सीट मुझे फर्म लगती थी और अभी भी लगती है, लेकिन मेरी फैमिली ने इतना ज़्यादा कोई शिकायत नहीं करी। वैसे हम 2-3 बार रुके भी थे अपनी 7 घंटे की ड्राइव में, लेकिन किसी ने भी इसकी फर्मनेस को लेकर शिकायत नहीं करी। हो सकता है कि मेरी हाइट 5'11" है, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता हो, और बॉडी वेट भी कोई खासा कम नहीं है मेरा, इसकी वजह से ऐसा हो। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस के अंदर तो थोड़ी सी फर्म लगी, लेकिन जो एवरेज हाइट लोग हैं इंडिया के अंदर, मेरे ख्याल में उनको नहीं लगेगी। तो मुझे अपने एक्सपीरियंस से यही समझ में आया है, और मैंने अपनी पिछले रिव्यू के अंदर भी यही बोला है कि आपकी फैमिली को पिछली सीट्स पर तभी दिक्कत होगी जब आपके घर में सभी ठीक ठाक लंबे हैं, मेल हो या फिर फीमेल दोनों। अगर आपके घर में मम्मी पापा वाइफ बहन सब एक जैसे लंबे नहीं हैं, कोई लंबे छोटे हैं जैसे कि नेचुरली होता ही है, या फिर सबकी हाइट इंडियन एवरेज हाइट से 2 से 2.5 इंच ऊंची भी है, तो भी मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत आएगी। लंबे छोटे होने से मेरा मतलब ये था कि आप सीट्स को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर सभी लंबे हैं घर में तो वहाँ पर डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शन पैदा हो जाती है। देखो, डेफिनेटली कंपेटिटर्स के मुकाबले रेयर सीटिंग स्पेस के मामले में ये गाड़ी पीछे है, लेकिन हमें अपना परिवार देखना है, अपनी सिचुएशन को देखना है, और उस हिसाब से मैंने पहले भी बोला था और अभी भी बोलता हूँ कि ज़्यादातर इंडियंस के लिए ये गाड़ी ठीक है।
स्पेस के मामले में। ऑल्सो इस गाड़ी में जिस तरीके के बटन्स मिलते हैं, एर्गोनॉमिक्स मिलता है, या फिर बहुत निचले वेरिएंट से ही ऑल 4 विंडोज 1 टच अप डाउन वाली दे देना, बिल्कुल बेस वेरिएंट से ही आपको हाइड्रोलिक स्ट्रट्स दे देना हुड ओपन करने के लिए, ये सारी की सारी चीज़ें आपका जीवन बहुत आसान बनाती है। कोई भी फालतू की टच स्क्रीन ऑपरेशन वगैरह नहीं दिए गए हैं इस गाड़ी में। और जो बटन्स हैं, जो एर्गोनॉमिक्स हैं, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी का प्राइस कम रखा गया है तो क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मुद्दे की बात करते हैं, क्या डस्टर आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं। डस्टर एक काफ़ी ज़्यादा एक्सेसिबल कार है। 1.3 लीटर का जो टर्बो इंजन है वो 13 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस से चालू हो जाता है, जबकि बाकी ब्रांड्स अपनी गाड़ियों को 17 से 18 लाख रुपए के आसपास रखते हैं। मतलब उनके जो टर्बो इंजन होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद से GDI इंजन्स के इंजेक्टर्स में शिकायतें बढ़ी हैं, ये मैं मानता हूँ, लेकिन वक्त के साथ मैंने ये भी देखा है कि ये जो शिकायतें हैं ज़्यादातर जर्मन मास मार्केट ब्रांड से या फिर यूरोपियन लग्जरी कार ब्रांड्स की तरफ से ज़्यादा देखी गई हैं। बाकी जो ब्रांड्स हैं उन्होंने इंडिया के हिसाब से अपने इंजेक्टर्स को, अपने इंजन्स को बेटर ऑप्टिमाइज करा है, ये हमने देखा है। और अगर आप स्पीड जैसे पेट्रोल्स डलवाते हो जिनके डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज ज़्यादा बेटर हैं, जो कि इंजेक्टर्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से साफ करते हैं, तो आपकी गाड़ी पर ब्लेंडेड फ्यूल का इम्पैक्ट कम आएगा। या फिर एक जनरल एडवाइस है, उसको भी थोड़ा सा सुन लो, सभी के काम आएगी। रैंडम हाईवे वाले पेट्रोल पंप्स होते हैं, उनसे पेट्रोल डलवाना थोड़ा सा अवॉइड करा करो। जो रेजिडेंशियल एरियाज में होते हैं ना पेट्रोल पंप्स, उनसे डलवाना ज़्यादा समझदारी है। आप थोड़ा सा डी राउट कर लो और एक रेजिडेंशियल एरिया वाला पेट्रोल पंप ढूंढ लो। ऐसा पेट्रोल पंप ढूंढ लो जिसकी जवाबदेही वहाँ के लोकल से है, क्योंकि अगर आप हाईवे पे कभी गलत पेट्रोल पंप पे चले गए तो आप तो पेट्रोल डलवा के निकल जाओगे। आपके साथ जो भी दिक्कत होगी उसकी जवाबदेही ना तो आप पेट्रोल पंप से लेने जाओगे, ना ही कुछ पेट्रोल पंप वाले इस बात को सीरियसली लेंगे, क्योंकि उनका जो ग्राहक है वो रिकरिंग नहीं है, हर बार नया ग्राहक आता है उनके पास। तो अगर ध्यान रखते हो तो GDI वाली कार्स के साथ भी आप सेफ रह सकते हो। लेकिन एक चीज़ तो पक्की है, लॉन्ग टर्म में गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन वाले जो इंजन्स हैं उनकी मेंटेनेंस और पार्ट रिप्लेसमेंट इवेंचुअली महंगे ही पड़ते हैं। लेकिन डस्टर 1.3 के लिए जो आप अपफ्रंट पैसा देते हो वो फिर भी जस्टिफाइबल है। मेरे हिसाब से ओवरऑल डस्टर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैकेज है और मुझे पर्सनली 1.3 लीटर वाली गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। अगर आप किसी और ब्रांड की टर्बो SUV लेने वाले थे तो आप डस्टर को ज़रूर चेकआउट करो, क्योंकि एक अच्छे इंजन को एक अच्छे सस्पेंशन कॉम्प्लीमेंट करते हैं और डस्टर इस मामले में बहुत ऊपर है। इसके अलावा जो 1 लीटर डस्टर है वो मेरे हिसाब से ऐसे लोगों के लिए है जिनका बजट टाइट है, जो नेक्सॉन सोनेट जैसी गाड़ियों की तरफ जा रहे थे। उन्हें उनके पैसों में एक बड़ी और पंची गाड़ी मिल जाएगी जिसकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी होगी, जो उनके बजट, उनकी इकोनॉमी में फिट बैठती है। या फिर ऐसे लोग जो बहुत लॉन्ग टर्म का सोचते हुए GDI इंजन की तरफ नहीं जाना चाहते हैं, वो भी ले सकते हैं। वरना अगर आप 13 लाख रुपए से एक नेचुरली एस्पिरेटेड वाली SUV लेने वाले थे तो आप उसी की तरफ जाओ, आप ऑलरेडी ठीक तरफ जा रहे हो, क्योंकि जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स होते हैं वो ज़्यादा वर्सेटाइल हैं, उनमें वाइब्रेशन नहीं आती, लॉन्ग टर्म में कोई वाइब्रेशन नहीं आएगी आपको, रिलायबिलिटी बहुत अच्छी है और जो लोअर एंड टॉर्क है उनका वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो जिनको स्पिरिटेड ड्राइव करनी है, टॉर्क की गाड़ी चाहिए, एक सॉलिड गाड़ी चाहिए, बॉडी वगैरह अच्छी हो जिसकी, एक टर्बो कार चाहिए, उनको डस्टर 1.3 की तरफ जाना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से 1 लीटर डस्टर 1.5 NA इंजन वाले ग्राहकों के लिए नहीं है। रादर ये जो सब 4 मीटर SUVs लेने जा रहे थे उनके ज़्यादा काम आएगी, उनको ज़्यादा स्पेस मिलेगा अंदर गाड़ी के, उनको ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको लगी कैसी ये वीडियो वो ज़रूर बताना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर एक से एक रिटर्न कंटेंट भी डलता है और रील्स भी एक से एक डलती हैं।